मैम बच्चों को ना ये समझ नहीं आता कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने एक अच्छा रैंक स्कोर किया है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर एम्फोसिस दीजिए कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन के साथ साथ। सी सारी चीज़ रिवीजन की ही है। अगर हम देखें कि कितनी सारी नई नई चीज़ें होती हैं, आप सब कुछ पढ़ते हो, आप एंड तक सब पढ़ लो नया नया, लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा। और कंपटीशन किस चीज़ का है कि आप कितनी चीज़ें रिटेन कर पाते हो, कितने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट तक आप अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। या फैक्ट है कोई, तो वो फैक्ट आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नोट्स से याद कर रहे हो ना, तो वो चीज़ वहीं से ही बार बार रिवाइज़ होनी चाहिए। अगर आप उसको एक ही चीज़ को अगर आप टारगेट हाई से भी पढ़ रहे हो, अगर आप किसी और XYZ बुक से पढ़ रहे हो, या अपने ही मिनी नोट्स आपने 3-4 बना लिए हैं, आप 6 जगह से एक ही फैक्ट को पढ़ रहे हो, तो वो जो पिक्टोरियल एक मेमोरी होती है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो आप उसको बिल्कुल ऐसे एक ही जगह से बार बार रिवाइज़ करो कि आपको ऐसे याद हो जाए कि हाँ, इस वाले पेज के उस कोने पे, ऊपर वाले कोने पे मुझे ये याद है, वहाँ लिखा हुआ था। तो आपको एग्जैक्ट उसका डेटा भी याद रहता है। तो जब तक आपकी मल्टीपल रिवीजन सेम जगह से नहीं हो जाए ना, आपको दूसरे रिसोर्स पे नहीं जाना चाहिए। यही कि मतलब यही है, अगर आपको एक अच्छी रैंक भी लानी है, अगर आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो आप एक चीज़ को कितनी बार रिवाइज़ करते हो ये मैटर करता है, ना कि आपने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए थे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आजकल यूट्यूब पे भी आ रहा है ना कि मेजर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो और माइनर सब्जेक्ट्स पे। उसका रीज़न ये भी है कि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं उन सब्जेक्ट्स से। तो हाउ मतलब जब आप माइनर सब्जेक्ट पे पढ़ लेते हो मेजर के साथ साथ, तो आपको वो कैसी हेल्प करता है इन टोटलिटी, और जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तब उसका क्या इम्पैक्ट रहता है आपकी प्रिपरेशन पे? देखो मैम, मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहती हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि आजकल क्या है, हर पेपर का एक अलग पैटर्न होता है सबसे पहले तो अगर आप नो सेट को एम कर रहे हो, तो उसमें आप पहले एनालाइज करके जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख कर जाओ कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं माइनर सब्जेक्ट से, और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं माइनर सब्जेक्ट से। देखो, मेजर तो वो है जो हर बच्चा करके ही जाता है, तो उसमें आप भी चांस नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं लेना। आपको मेजर के सारे टॉपिक जो लगता है कि बिल्कुल ही लेस इम्पोर्टेंट है, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो अपने रिस्क पे, वरना वो तो आपको करने ही करने हैं सारे। और माइनर सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो एक सेलेक्टिंग फैक्टर होता है आपका प्रीलिम्स में भी। बाकी आप मेजर सब्जेक्ट से भी क्वालिफाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और जो क्लिनिकल बेस्ड हम बोलते हैं, वो हमारे मेंस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर आपको माइनर सब्जेक्ट्स जैसे रिसर्च, मैनेजमेंट, इनके थोड़े कम देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर लाइक नोसेट 7 में आपको पता है मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था, और रिसर्च के भी शायद ही कोई क्वेश्चन आया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। और नोटसेट 8 में रिसर्च के 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं इस बार। तो वो क्वेश्चंस भी एक मतलब अगर आपने नॉर्मल, आपको पता है, आपने कॉलेज के टाइम पे ठीक से पढ़ा है, और आप कोई भी एक रैपिड रिवीजन की कोई भी मतलब एक वीडियो देख लो 1.5-2 घंटे की, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वैसे ही किया था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया अपने माइनर सब्जेक्ट्स को, लेकिन मैंने छोड़े भी नहीं। तो जो बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन थे ना कि हाँ, इस टॉपिक से तो आते ही आते हैं, लाइक माइक्रो में आप देखो ग्राम स्टेनिंग है, तो वो मस्ट चीज़ है, वो पता होनी चाहिए। तो ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको कलेक्ट करो, वो भी आपको आपके टेस्ट दे कर पता लग जाएगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये चीज़ ज़्यादा रिपीट होती है, क्योंकि वो चीज़ हर बच्चा कर रहा है ना, तो आपको कंपटीशन से बाहर नहीं होना है। देखो, फर्स्ट थिंकिंग यही होनी चाहिए, आपकी अप्रोच पहले सबसे यही होनी चाहिए कि जो नॉर्मली सब बच्चे करेक्ट कर देते हैं ना, पहले आप उसको अपना मेक श्योर कर लो कि हाँ, ये वैल्यू या फिर ये कॉन्सेप्ट तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, उसमें 100% एक्यूरेसी लेकर आ जाओ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और माइनर सब्जेक्ट्स में बाकी ऐसा है कि आप रिसर्च का, क्योंकि नोट सेट में ज़्यादा वेटेज है, बाकी आप माइनर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखोगे तो इतना कर लो। मेरे हिसाब से ज़्यादा तो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखो, क्योंकि आप माइनर सब्जेक्ट्स नहीं भी करके जा रहे ना, तो भी आपका सिलेक्शन तो जितना अभी तक का मेरा एनालिसिस है, आगे मुझे नहीं पता नोट सेट क्या एम्स मतलब क्या पैटर्न चेंज कर दें, बट अभी तक यही है कि अगर आप माइनर सब्जेक्ट्स बस ऊपर ऊपर से करके जा रहे हो ना, और मेजर अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो सिलेक्शन तो आपको नहीं रुकने वाला।
बाकी अगर आपको रैंक अच्छी लानी है तब तो देखो आप एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं ले सकते, फिर तो जो एक एवरेज बच्चे को भी आता है ना वो आपको भी आना चाहिए। उसके अलावा मतलब उसमें तो आपकी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी और उसके अलावा थोड़ा एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो माइनर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके। जैसे मैम आपने बोला कि आप डेली टेस्ट देते थे, तो आप अपना टेस्ट का एनालिसिस टॉपिक वाइज करते थे या सब्जेक्ट वाइज करते थे, या फिर क्या अप्रोच रहती थी कि मतलब एनालिसिस कैसे करना चाहिए? जैसे आप डेली टेस्ट देते हो, फिर आपकी मिस्टेक्स होती है, ये डेफिनेट चीज़ है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है उस मिस्टेक को? मैम देखो, जो सब्जेक्ट टाइप टेस्ट जो मैं देती थी उसके अंदर तो यही था कि उस टॉपिक में से मतलब पहले तो मैं उस टॉपिक को उस दिन नहीं पढ़ती थी ताकि मुझे पता लगे कि इसमें मेरे को कितना मैं रिटेन कर पा रही हूँ, कितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो मैं उसको 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लेती थी, उसके बाद मैं बिना पढ़े वो टेस्ट देती थी। तो उसमें जो भी चीज़ें मेरी गलत होती थी, सिंपल उस सब्जेक्ट के अंदर लाइक माइक्रोबायोलॉजी का पूरा टेस्ट आया हुआ है, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, तो नोट्स में जाके उस बैक्टीरिया का फिर थोड़ा सा पढ़ लिया। मतलब इस तरीके से थोड़ा रिवर्स अप्रोच लगाई जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो मेरा यही था, मैं मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें भी यही था कि ओबीजी में कोई क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, मतलब कुछ भी साइंस है, प्रिजम्पटिव साइंस है मान लो, उसमें वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन वाला मेरा तो बहुत गलत होता था, तो उसको आप खोलो नोट्स के अंदर और फिर जितने भी आपके प्रिजम्पटिव साइंस है, प्रोबेबल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, सबको एक बार फिर से रिकॉल कर लो। और कोई फैक्ट है जो आप बार बार गलत कर रहे हो तो उसको स्टिकी नोट्स पे लिखो, उसको अपने सामने चिपकाओ जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, उसको दिन में 3 बार तो आप देखोगे एकदम सामने, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं थोड़ा थक जाते हैं सामने देखते हैं, तो 3-4 बार दिन में अगर आपने उसको देख लिया फिर उसको वहाँ से उतार के साइड वाली दीवार पे चिपका दो। मैं यही करती थी लाइब्रेरी में, जो नहीं याद होता था उसको स्टिकी नोट्स पे लिखा, कोई बात नहीं पेपर वेस्ट हो रहा है बट आपको याद हो जाएगा, और वो वेस्ट ही होता था उसको मैं बाद में साइड से भी निकाल के अपनी मेरी नोट्स की जो मेरी मिस्टेक बुक थी जो मैंने रजिस्टर बना रखा था उसी के अंदर पेस्ट कर लेती थी। तो मेरा यही था कि 1 हफ्ते के अंदर वो फैक्ट घूम के मेरे सामने से साइड वाली दीवार से और फिर मेरे नोटबुक के अंदर आ जाता था। लास्ट मतलब 2 मंथ्स में मैं परेशान हो गई थी, जो फैक्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहे थे उसको मैंने ऐसे याद किया था। और एनालिसिस तो देखो मेरी हमेशा रिवर्स अप्रोच ही रही है, लाइक जब से मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी उसके बाद से बस यही था कि टेस्ट देने हैं और डेली के 2-3 घंटे मुझे रिवीजन करनी है थ्योरी की, और फिर टेस्ट में जो गलत मिला भले ही आपने उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में 1.5 घंटा लग जाए, लगता था मेंस का एनालिसिस करने में 1.5 घंटा भी लग जाता था, तो 3 घंटे आपने टेस्ट दिए फिर 1.5 घंटा आप एनालिसिस कर रहे हो तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आप ये देखो ना, यही फ्रस्ट्रेशन आपको बाकी लोगों से अलग ले जाएगी, बाकी लोगों से आप एक स्टेप आगे हो जाओगे। तो आपको वो 1 हफ्ता लगेगी फ्रस्ट्रेशन, 1 महीना लगेगी मैक्सिमम, उसके बाद आपका एनालिसिस का टाइम आधे घंटे पे आ जाएगा। फटाफट शॉर्ट में नोट करो उस क्वेश्चन को, एनालाइज करो, समझ आता है वहाँ से रैशनल पढ़ के तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा अपने लेक्चर्स देखो उसी टॉपिक के सिर्फ, या फिर अपने नोट से देखो, यही अप्रोच है। और अपने रिसोर्सेज पे हमेशा फेथ रखना, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है आप ये नहीं करना कि हाँ मेरे को तो लग रहा है मेरा कम सिलेबस हुआ है थोड़ा सा, मतलब इन कोचिंग वालों ने थोड़ा कम पढ़ा है तो अब मैं लास्ट के 2 महीने कोई और कोचिंग पे चला जाऊँ, तो वो चीज़ नहीं करनी। आप कुछ भी कहीं से भी टेस्ट लगा रहे हैं हमेशा फेथ अपने कंटेंट पे रखना कि जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, आपका वो कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें कुछ ऐड ऑन आप करो टेस्ट सीरीज से, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो दैट वाज माय अप्रोच। मैम जैसे जो बच्चे आपने तो ले ली थी आपने कॉलेज टाइम में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर की एंडिंग या बीच में आपने इसकी कोचिंग ले ली थी, पर जो बच्चे अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो कोचिंग ले रहे हैं, जिनके पास अभी नोट्स नहीं है और नॉट सेट अप्रोचिंग है, बस 3 मंथ्स रह गए आई थिंक नॉट सेट 8 में, 14 सितंबर को, नॉट सेट 9 में सॉरी, 14 सितंबर को प्री है आपका एग्ज़ाम, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे मैनेज करें अपने MCQs भी और अपना क्या नाम है नोट्स भी कैसे मैनेज करें ये सारी चीज़ें? देखो मैम, कुछ नोट्स तो बच्चों ने जैसे बना ही लिए होंगे अभी तक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं बनाए हैं, लाइक कुछ नहीं हो सकता पहले भी अटैम्प्ट दिया हो, नोट सेट 8 भी दिया हो, 7 भी दिया हो मे बी। तो आप पहले तो वही है कि आप अपने नोट्स जितने आपने बना लिए ना,
अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो उनको एक बार गो थ्रू कर लो, 1 वीक 2 वीक जितने भी नोट्स बना रखे हैं उसको। मतलब बेसिकली ये है ना कि आपको स्मार्ट अप्रोच थोड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा डेली बेसिस पे, और एक स्मार्ट स्टडी वाली अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो आपको पहले तो देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो आपको टेस्ट करके ही पता लगते हैं, मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता लगते हैं। तो आप अपने नोट्स रिवाइज़ करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो साथ के साथ। अभी क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता लगे कि आपका कौन सा एरिया ज़्यादा वीक है, और जिसमें से जो स्कोरिंग होना चाहिए आपका, मतलब जो स्कोरिंग है आपको वो आने चाहिए क्वेश्चंस। तो आप उसके टॉपिक्स अभी से करने शुरू कर दो। पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स कवर करो, धीरे धीरे आप माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ो, और यही है स्मार्ट स्टडी ही मतलब सही अप्रोच है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो एरिया आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक या फिर ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, उसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, बाकियों के थोड़े कम कीजिए, जो आपको लगता है कि हाँ पहले से मेरी अच्छी ग्रिप है इन क्वेश्चंस पे। लेकिन आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़ नहीं सकते हो। लाइक हर 3 हफ्ते का मेरा था कि हर 3 हफ्ते में मुझे हर एक चीज़ फिर से रिवाइज़ करनी है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ मैंने 3 महीने पहले पढ़ी थी या 2 महीने पहले पढ़ी थी और मैं उसे आज पढ़ रही हूँ, वो चीज़ आपको फिर आप भूल जाओगे ना, माइंड से निकल जाएगी। तो बार बार उस साइकिल को रिपीट करते रहना है, बस ऐड ऑन करते रहो नई चीज़ें, पुराने वाले को रिवाइज़ करते रहो। और लास्ट में थोड़ा ये अप्रोच होती है, लाइक वैसे सबका इंडिविजुअल होता है, बट लास्ट मंथ 1 मंथ में वो आपके रिवीजन के ऊपर है कि आपने पहले कितनी रिवीजन कर ली। तो इस हिसाब से आप हो सकता है सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर जाओ उस लास्ट के 1 महीने में, हो सकता है 4 बार कर लो, विथ ऑल द MCQs जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं। तो यही है। और लास्ट में जो मैंने अपने लिए 4 दिन दिए थे, लाइक लास्ट 4 डेज़ में मैंने कोई MCQ नहीं किए। मैंने सिर्फ अपने जो फैक्चुअल वाले, जो डेटा वाले जो टॉपिक्स थे, या फिर मैंने मिनी नोट्स में कोई टेबल बना रखी है, कोई चार्ट बना रखा है, और कोई वैल्यू लिख रखी हैं, जो मेरे स्टिकी नोट्स जो मैं अपनी मिस्टेक बुक में पेस्ट करती रहती थी, बस लास्ट के 4 दिन मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें अपनी MCQs वगैरह पहले करके डन मतलब कर दिया था। 5 स्टार वाले भी पहले रिवाइज़ करके रख दिए थे। मैम मेरे को ये पूछना है कि एक और मेजर इशू है जो मैं अपने आसपास के एस्पिरेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक से निकाल पा रहे हैं, जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम पे सपोज जिपमर हुआ, SGPGI MS हुआ, RML लखनऊ का एग्ज़ाम हुआ, JMCH का एग्ज़ाम हुआ, KGMU का एग्ज़ाम हुआ, पर वो लोग नॉर्थ सेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो लोग कैसे अपना, अगर वो अपने घर के पास आना चाहते हैं, अपने होम स्टेट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सेम मैम, मतलब लाइक हम लोगों ने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नोट सेट ही नहीं या फिर नर्सिंग का ही कोई एग्ज़ाम नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके अंदर ना एक पैटर्न फॉलो होता है। लाइक आप नर्सिंग में आप नोट सेट का देखो तो नोट सेट में क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है हमेशा, कि आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं नोट सेट के अंदर। लाइक नोट सेट मेंस के अंदर आजकल प्रीलिम्स में भी काफ़ी, लाइक इस साल काफ़ी क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट वाले। और जबकि मैंने PGI-CH का पेपर दिया तो उसके अंदर मुझे लगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लाइक टाइप ऑफ TEF पूछा हुआ था, उसके अंदर भी क्या होता है ये पूछा हुआ था। तो मतलब अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। उसमें थोड़ा ना ये होता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, तो आप इतना बता नहीं सकते कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो, मैंने उसके नहीं देखे हैं, लेकिन हर टेस्ट का यही होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, तब आपको एनालिसिस मिल जाता है उस सब्जेक्ट का और उस ऑर्गेनाइजेशन का। लाइक एम्स है तो एम्स कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, तो आप प्रीवियस ईयर नोट्स पेपर देख के आप तैयारी अगर करोगे तो वो मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल होगी। और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स का लाइक आप PGI चंडीगढ़ वाला दे रहे हो तो पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख के चले जाओ। अगर वो रिसर्च ज़्यादा दे रहा है, माइनर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टेट बोर्ड्स वाले, जहाँ तक मैंने देखा है, सबका अलग अलग है वैसे, बट माइनर सब्जेक्ट्स में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो उनके लिए आपको रिसर्च भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जबकि नोट सेट मेंस में इतना नहीं देखने को मिलता, वो प्रीलिम्स तक ही सीमित रहता है। तो यही है, बाकी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेजर सब्जेक्ट्स में वो कब किस पे से ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं।
मैम मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जो एस्पिरेंट्स मोस्टली फेस करते हैं कि मिस्टेक वो नोटबुक्स हम लोग बना लेंगे, हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, पर मिस्टेक नोटबुक से 1.5 नोटबुक, 2 नोटबुक, 3 नोटबुक, अब वो डेली तो हम रिवाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप इतनी मोटी नोटबुक डेली रिवाइज़ करने लग जाओगे तो आपके नोट्स रह जाएंगे या आपके एमसीक्यू रह जाएंगे या आपका डेली गोल जो बनाया हुआ है वो आप मीट नहीं कर पाओगे। तो मैम मिस्टेक नोटबुक कैसे टैकल करनी है उसका थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे उसको रिवाइज़ करना है और कैसे उसको कंटिन्यूएशन में लेके चलना है, या तो बच्चे छोड़ ही देते हैं उसको या फिर परेशान हो के करते हैं। बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन बहुत ही सही पूछा आपने, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मैंने 4.5 रजिस्टर्स भर दिए थे और मेरे को समझ नहीं आता अब शुरू कहाँ से करूँ। तो देखो, ऐसा होता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, उस टाइम पे आपको लाइक 2 दिन, मैं तो ऐसा करती थी कि 2 से 3 दिन, लाइक मैंने PGI-CH का एग्ज़ाम दिया, तो सिर्फ मैं लास्ट के 2 दिन सिर्फ मैं या तो टेस्ट दे रही थी, मतलब टेस्ट तो दे ही रही थी एक डेली का, और उसके अलावा मैं सिर्फ अपने मिनी नोट्स रिवाइज़ करी थी। क्योंकि उससे ना आपको ये पता लगता है कि आपने देखो इतना कुछ रिवाइज़ कर लिया है और उसके अंदर से ये गिस्ट है उसका, कि आपको ये तो पता ही होना चाहिए, और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें, वो लास्ट में रिकॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हर एग्ज़ाम से पहले देखो, एक तो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है जिसको हम टारगेट करते हैं, लाइक मैंने नोट सेट को किया था, तो नोट सेट से पहले मैंने PGI-CH का एग्ज़ाम दिया, जो PGI-CH का एग्ज़ाम जो कैंसिल भी हो गया था। उसके बाद फिर उसका दोबारा एग्ज़ाम हुआ, CRE का एग्ज़ाम हुआ बीच में, रेलवेज़ का भी था। तो मैंने हर एग्ज़ाम से पहले अपने मिनी नोट्स और वो जो मेरे मिस्टेक बुक थी उसको रिवाइज़ किया साथ के साथ। तो मेरे को ऐसा लगा कि नोट्स तक ना मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर चुकी थी। और रही बात मतलब डेली बेसिस पे करने की, तो आप उसको डेली के 10-10 पेज भी करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। लाइक सुबह लाइब्रेरी जितने बजे भी जाते हो, उस शेड्यूल से अलावा, क्योंकि वो आपको ना फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा कि मेरा शेड्यूल मिस हो रहा है इस मिनी नोट्स के चक्कर में, या फिर मेरे जो मिस्टेक बुक है उसको रिवाइज़ करने के चक्कर में। क्योंकि देखो, हम यही सोचते हैं कि क्वेश्चन ये तो आएंगे नहीं, है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमने जो भी गलतियाँ की ना वो हमने रिवाइज़ कर लिया और वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद भी होती हैं। तो उसको डेली सुबह, अगर आप रात में लेट सोते हो तो सुबह लाइब्रेरी जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लो, और अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो रात में सोने से पहले 10 पेज करके करोगे तो भी मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा खासा खिंच जाता है। और एक वही सेकंड रिवीजन वाली बात कि आप संडे निकाल लो, संडे में भी पूरा दिन नहीं देना। संडे मेरा ऐसा होता था कि मैं हर संडे में हाफ डे मेरा मेरे नोट्स पे जाता था, मतलब मिस्टेक बुक पे जाता था। तो ऐसे करके लास्ट तक मल्टीपल टाइम्स हो गया था रिवाइज़। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना एलैबोरेटली सब कुछ एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक चीज़ जो मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ में ओवर द टाइम देख रही हूँ कि इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, पर जो मेन चीज़ एस्पिरेंट जो फेस करता है ना उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो भी कोचिंग ड्रिवन इंटरव्यूज़ है, तो जो लोग रैंकर्स भी हैं उन लोगों को भी उनके क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। तो मैंने अपनी तरफ से, हम दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना उसको हम लोग कवर कर लें, और कवर करने के बाद आप लोगों को एक ऐसा पैकेज दे दो जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैम लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है, ऑफ मैसेज दे देना जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप पॉलिसी मेकर होते इन द नर्सिंग फेटर्निटी और नर्सिंग कैडर, तो आप कौन सी एक ऐसी पॉलिसी बनाते जिससे कि आपको लगता है कि एक बिग चेंज आ सकता है नर्सिंग प्रोफेशन में? देखिए मैम, ये सबके हिसाब से देखो अपनी अलग अलग ओपिनियन होगा इस क्वेश्चन को लेके, और इंडिविजुअलाइज्ड है, तो हम एकेडमिक्स में ही बोल सकते हैं, बाकी चीज़ें तो हम नहीं बोल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे पोस्टिंग पे जाते हैं ना तो उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होता है कि इस एरिया को तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। लाइक MSN पोस्टिंग्स चल रही हैं, पहले तो मतलब पूरे बैच की, जैसे हम लोगों का होता था कि आधा बैच MSN पोस्टिंग के लिए जा रहा है, आधा बैच OBG पोस्टिंग्स के लिए जा रहा है। तो उन लोगों के मतलब कॉन्सेप्ट ही, क्योंकि टीचर भी कितना पढ़ाएगा ना स्टार्टिंग में, वो शुरू से ही कर देते हैं स्टार्ट हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स, रोस्टर ऐसा बनता है क्योंकि एरियाज़ आर्स वो सब कंप्लीट करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले 1 मंथ या कुछ टाइम ऐसा ले लो, 15 डेज़ ले लो चाहे, जिसमें आप मोटा मोटा क्या बिठा एक ओवरव्यू दे दो कि देखो रेस्पिरेटरी में जाओगे तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक मतलब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस,
और ये सब मतलब सारे भी हैं, प्रिकॉशंस वगैरह बता दो। जो मेन चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल पता होनी चाहिए बच्चों को, लाइक N95 मास्क में वो फिट चेक वगैरह वो सब करना है, ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ स्टाफ इतना हमारे साथ नहीं हो पाता मिंगल अप कि वो हमें सब कुछ पढ़ाए, उनको भी अपने डेली के टास्क करने होते हैं, अपनी जॉब करनी होती है। तो ये सब मुझे लगता है कि कॉलेज से ही हमें पहले से बता देना चाहिए, ताकि वहाँ जाके हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें पेशेंट केयर में। और सिमिलरली ऐसे 3rd ईयर में हम लोगों को OBG पोस्टिंग्स के लिए लाइक भेज दिया था। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पहले 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 2 मंथ्स ही ले लो, थोड़ा सा पहले अच्छे से बता दो, मेजर इश्यूज़ बता दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो प्लेसेंटा प्रीविया जैसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मदर्स होती हैं वो हमें 4th ईयर में मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वी कांट डिस्टिंग्विश ना कि ये 3rd ईयर का बच्चा है, इनको नहीं देनी प्लेसेंटा प्रीविया वाली मदर। वो तो हमारी मैम ही आके वहाँ करती थी, बट तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता था वहाँ पे। लाइक हम लोग तो 8 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा मेजर इश्यूज़, लाइक हर एरिया में कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, उसका ओवरव्यू पहले से ही, लाइक मेडिकल इमरजेंसीज ही बता दो। तो ये सब चीज़ें ना हर एरिया का हर बच्चे को बता दो, फिर जिसकी जैसे जैसे पोस्टिंग होएगी बच्चा अपने आप से फिर ग्रैस्प करता रहेगा, और क्लास में जैसे शेड्यूल होगा वैसे पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हर बच्चा इतना क्यूरियस नहीं होता ना कि वो खुद से हर चीज़ खुद गूगल कर ले और सब कुछ अच्छे से पढ़ ले। तो वहाँ पेशेंट भी मेरे हिसाब से सफ़र करते हैं। बस यही था। One signing off message you want to give to our viewers? मैम इस पे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो काम है वो बड़े ही अच्छे से करना चाहिए सारी नर्सेज़ को, और कॉन्फिडेंट होके करना चाहिए। जहाँ आप सही हो वहाँ आप सही हो, तो स्टैंड भी लेना चाहिए। लाइक आप इतना पढ़ के आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, आप नर्सिंग क्रैक करके जा रहे हो, तो आप जहाँ पे सही हो ना वहाँ पे चाहे कोई भी आपके अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। सही के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए एटलीस्ट। और बाकी अपने काम तो आप ठीक से करो, वो सब तो होता ही है, तो बेसिक है। आपको पे मिल रही है जिस काम की वो तो आप करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और आपने अपनी जर्नी शेयर की। सो आई वी होप कि जो लोग ये देखेंगे उनको जेन्युइन में हेल्प मिलेगी, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।